नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। आज फिर हम एक बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन का। उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। किसी भी राजनीतिक दल में इतने कम उम्र के, खासतौर से कांग्रेस और भाजपा में अभी तक अध्यक्ष नहीं बने। इस खास मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक पत्रकार राजा शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। राजा भाई, ये जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि लंबे समय से भाजपा में ये बात कही जा रही है कि 75 साल के बाद वाले नेताओं को रिटायर्ड किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद उसमें अभी अपवाद हो गए हैं, लेकिन कई टिकट काटे गए हैं और कुछ को टिकट दिए भी गए। पिछले लोकसभा चुनाव से ये बात लगातार बीजेपी कहती रही है और अब बीजेपी ने 45 साल का जो युवा अध्यक्ष बनाया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये दरअसल आपको जब पूरे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों की राजनीति को देखेंगे तो आपको उसमें कई एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी लॉटरी सिस्टम पे नियुक्तियां कर रही है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की हो, चाहे फिर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो। देखिए, मैं लॉटरी सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब पर्चियों से निकलने वाले अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हमारे सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली तो सरप्राइज़ एलिमेंट के चक्कर में रहती है कि जिस पे कयास लगाए जाते हैं कि क्या भूपेंद्र यादव बनेंगे, धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, जैसा कि मीडिया में स्पेकुलेशन, और जिसके नाम चलते वो बनता नहीं है। ठीक है, तो लंबे समय से जो जिन नामों को लेकर स्पेकुलेशन चल रहा था, उसको खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रणनीति रही है कि जितने नाम मीडिया को और जितने नाम कॉरिडोर ऑफ पावर में चलाना है चला लीजिए, पॉलिटिकल पंडित को जितना नाम चलाना है चला लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 1 और नंबर 2 मोदी जी और अमित शाह ने जब तय कर चुके होते हैं कि किस प्रकार का सरप्राइज़ देना है, तो इस सरप्राइज़ एलिमेंट के साथ ही ये लॉटरी सिस्टम से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर प्रकट होता है। आप देखिए, पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आप चाहे भजनलाल शर्मा हो, डॉक्टर मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्री हो, तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम किसी ने भी वैसे सुने नहीं थे कि कंटेस्ट में तो थे नहीं वो लोग। उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर, और शायद उनको खुद को भी पता नहीं होगा कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो सरप्राइज़ एलिमेंट है, जिनका मैं कहता हूँ सरप्राइज़ एलिमेंट, और पर्चियों के माध्यम से प्रकट होने वाले राजनेता किसी न किसी पोजीशन पर आ जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड बन चुका है पिछले कम से कम 5-7 सालों से। तो उठाकर आप देख ही लीजिए आप। तो जब बीजेपी इस प्रकार से कोई नया नवाचार कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, या आश्चर्य कह लीजिए, या सरप्राइज़ कह लीजिए, इस प्रकार का एक बीजेपी का ट्रेंड बन चुका है, उसी के मद्देनज़र नितिन नवीन का पदार्पण हुआ है। आखिर नितिन नवीन की पदस्थापना कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, इसको लेकर आपने काफ़ी कुछ कहा भी है, लिखा भी है, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आखिर नितिन नवीन का नाम आया कैसे और नियुक्ति पत्र कैसे तैयार हुआ? देखिए, जैसा कि अपन ने हमारे अखबार में उसमें स्वतंत्र समय में लिखा भी है इसको जी, कि नितिन नवीन कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में उभर कर आए, उसका एक लाइव रिपोर्ट अपन ने लिखी है। उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जब उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जा रहा था ना, पंकज चौधरी का जी, उस समय इस बात पर चर्चा चल रही थी कि पंकज चौधरी का जब चयन हो जाता है, नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद ऑलमोस्ट वो कोरम पूरा हो जाता है जो कोरम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जितने प्रदेश अध्यक्ष, जितने बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें अभी तक लगभग 60% का शायद है जी। तो उस समय जब तक उत्तर प्रदेश का चयन नहीं हो रहा था, तब तक बॉडीज़ वहाँ पे पूरी फुलफिल नहीं कर पा रही थी, वो कोरम फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जैसे ही चयन हुआ, तो जब संसद भवन चल रहा था, संसद भवन के अंदर पंकज चौधरी को बुलाया गया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तब आपको याद है, अपन ने अपने पिछले शो में भी इस विषय में बात की थी कि पंकज चौधरी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। और मुझे लगता है कि हमने सबसे पहले समय नाव पे इस खबर को ब्रेक किया था उस समय कि पंकज चौधरी ही बनेंगे। तो पंकज चौधरी बन गए। तो फिर बात बनती है कि जब पंकज चौधरी बन चुके हैं, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष में हडल कहाँ बचता है?
दो बड़े वो थे जिन पे इक्वेशन थे, जिन पे चर्चा की जा रही थी। एक इक्वेशन ये है कि यदि अभी नहीं करते हैं तो फिर मल मास लग जाएगा, और मल मास के अंदर ऐसा माना जाता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इन बातों को मानती है। धार्मिक प्रवृत्ति की पार्टी है। हाँ, धर्म के आधार पर ही तो चलती है। धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है। तो आपने ठीक कहा, तो भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को मानती है। तो मल मास लगने के 1-2 दिन पहले इनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष में अनाउंस इसलिए कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अनाउंस हो चुके हैं, तो क्वारम पूरा हो चुका है। अब चूँकि इस घटनाक्रम को यदि आप सिलसिलेवार देखें तो संडे का दिन था। संडे के दिन क्या हुआ कि गुजरात के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया। बिल्कुल। और गुजरात के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये संदेश देना चाहा गया कि अब गुजरात की टीम तैयार की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद कौन कौन रहेगा, ताकि मीडिया में स्पेकुलेशन न जाए कि अब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई मीटिंग हो रही है। क्योंकि अमित शाह जब प्रधानमंत्री निवास पर जाते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए यस यस यस, तो जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर जाते हैं निवास पे, तो नाम में खबर बनती है। तो अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई अमित शाह मोदी जी बैठ रहे हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल खबर सामने से आएगी। तो एक संदेश दिया गया कि गुजरात को लेकर आज कुछ डिसीजन होने वाला है। पर चूंकि मैं इस बात को नज़दीक से ट्रैक कर रहा था, तो मैं उन लोगों के संपर्क में भी था कि चल क्या रहा है अंदर। फिर तकरीबन 3 बजे के आसपास इस बात पर संवाद स्थापित हुआ कि उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल मास के पहले ही अनाउंस कर दिया जाना चाहिए। संवाद प्रधानमंत्री कार्यालय में था, और संवाद होने के बाद ये ऑलमोस्ट डिसाइड किया गया कि ठीक है, मल मास के पहले कर दिया जाए। अब नितिन नवीन कहाँ पिक्चर में आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कि नितिन नवीन का पदार्पण हुआ कैसे। दरअसल 4 दिन पहले नितिन नवीन से संवाद हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का। मैसेज कम्युनिकेट किया गया था दिल्ली से कि आपकी भूमिका बदलने वाली है। तो आपकी भूमिका बदलने वाली है, तो नितिन नवीन को ऐसा लग रहा था कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष अभी अपॉइंट होना बाकी है, उस समय अपॉइंट होना बाकी था, ठीक है। तो नितिन नवीन को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरी भूमिका बदल रहे हैं, तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि वो वहाँ पे मिनिस्टर हैं, तो ऐसा एक संदेश उनको दिया गया कि आप तैयार रहेगा, आपकी भूमिका बदली जा सकती है। तो नितिन नवीन इस बात से एग्री तो थे कि मेरी पोजीशन बदल सकती है, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन बदल सकती है, उनको इस बात का अंदाज नहीं था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में इस पर सत्संग हुआ, संवाद हुआ, फिर अमित शाह प्रधानमंत्री जी की बात हुई। फिर ये कहा गया ठीक है, अभी 4 बज रहा है, 4 के आसपास बज रहा है, क्यों न लेटर आज ही जारी कर दिया जाए, फिर एक दिन बाद मलमास लगी जाएगा। और मोदी जी विदेश यात्रा पे भी जाने वाले थे। तो मोदी जी ने कहा कि मैं खुद विदेश प्रवास पर रहूँगा 2-3 दिन के लिए, तो जब मलमास लग रहा है तो उसके पहले इसको अनाउंस कर लीजिए। तो ये अंदर का जो संवाद है उसको मैंने फिल्टर करके बताया कि मेरे पास जो अनेक जगह से इनपुट आया उसके आधार पर मैं आज शेयर कर रहा हूँ कि इसकी रणनीति, इसकी स्टोरी, स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई कि संडे का दिन था, 2-2:30 बज रहे थे, प्रधानमंत्री आवास पे अमित शाह का पहुंचना, गुजरात के नेताओं का पहुंचना, गुजरात पे बात न होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बात होना, 3-3:15 बजे कॉल लेना कि क्यों ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अनाउंस कर दिया जाए। फिर नितिन नवीन को मैसेज कम्युनिकेट कराना था, तो अरुण जी को कहा गया कि ठीक है लेटर टाइप कराया जाए। अरुण जी लेटर टाइप करने के लिए टाइपिस्ट को बुलाया, लेटर टाइप हुआ, लेटर वापस अमित शाह के पास गया। फाइनल लेटर बड़ा गोपनीय तरीके से तैयार हुआ है। बिल्कुल इसलिए गोपनीय तरीके से तैयार हुआ है कि यदि जरा सा भी स्पेकुलेशन लग जाए तो इनका सरप्राइज एलिमेंट टूट जाता ना। टीवी पे ब्रेकिंग चलने लगती कि अब कुछ देर में होने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। तो एक राज की बात हो रही है राजा भाई, यही ब्रेक करते हैं इस बात को कि जो टाइपिस्ट होता है वो मैंने भी पता किया दिल्ली में जी, तो उस टाइपिस्ट को मोबाइल का यूज़ नहीं करने दिया जाता और केबिन में बंद रखा जाता है। ये देखिए, न केवल वहाँ पे आप देखिए, ये जो रूटीन के जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में हो या अन्य जगह हो, वहाँ पे जब टाइपिस्ट को ये कह के बुलाया जाता है कि आ जाइए कुछ टाइप करना है, ये नहीं बताया जाता कि कौन से ऑर्डर टाइप करना है, सिर्फ ये बोला जाता है आ जाइए टाइप करना है। और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनका फ़ोन बंद करा दिया जाता है या थोड़ी देर के लिए जब्त कर लिया जाता है ताकि किसी प्रकार का कम्युनिकेशन ना हो। बिल्कुल, ये जब विधानसभा की या लोकसभा की टिकट डिस्ट्रीब्यूट होती है तब भी ऐसा ही होता है, कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी करना होता है तब भी ऐसा ही होता है, या ऐसे कोई गोपनीय जो विषय होते हैं उस पर मतलब बंद कमरे में टाइपिस्ट को बिठाकर उनका मोबाइल बंद कराकर ही जो जिम्मेदार आदमी उनके साथ छाती पे खड़ा रहता है और लेटर टाइप कराने के बाद जब तक जारी ना हो जाए तब तक सामने वाले व्यक्ति का मोबाइल चालू भी नहीं होता है। ये अनेक जगह होता है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश जगह होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में ऐसा ही होता है कि बात लीक ना हो। और तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय था क्योंकि पिछले साल भर से पेंडिंग चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माना जा रहा था कि अब मल मास के बाद ही होगा, मकर संक्रांति के आसपास माना जा रहा था। तो आपने जैसा पूछा ये सिलसिलेवार घटनाक्रम ऐसा हुआ। इसमें एक घटनाक्रम और था जो आपने लिखा अखबार में अपने जी, कि ये कहा गया अरुण जी द्वारा
कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ, बिहार का अध्यक्ष बनाना है या राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्यों? इसलिए तो क्या हुआ था वो इसलिए कि भाई मैंने आपको बताया ना कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष ड्यू था, तो जब ऐसा मैसेज किया जाता है कि नितिन नवीन का नाम का लेटर जारी कर दीजिए अध्यक्ष का, तो पहला कॉल व्यक्ति का ये होता है कि अध्यक्ष का लेटर जारी कर दीजिए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, तो बोले बिहार का तो बनाना बाकी है, तो बिहार का ही करना है ना। हाँ। तो वो भी, उनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं क्या। हाँ। तो क्रॉस चेक किया उन्होंने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि प्रदेश अध्यक्ष का, तो उन्होंने कहा नहीं भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का करना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर जारी होना, उस पर ड्राफ्ट होना, फिर अप्रूवल के लिए भेजना और आधे पौन घंटे अप्रूवल के लिए पेंडिंग रहना। उसके बाद 5 बजे के आसपास ये लेटर जारी होता है। उसके पहले 3 से 5 बजे के बीच की पूरी स्क्रिप्ट मैंने पूरा जो प्रोसेस है राजा भाई, राव और गुप्तचर एजेंसी का भी रिकॉर्ड तोड़ काम है। बिल्कुल। ये दरअसल क्या है, अच्छा क्या होता है देखिए कि जब भी किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है ना, तो उसकी इंटेलिजेंस पहले करवा ली जाती है। हाँ, आईबी के माध्यम से उसकी इंटेलिजेंस करवा ली जाती है। नहीं, लेकिन आईबी और राज जिस तरह से गोपनीय काम करते हैं जी, उसी तरह से मोदी और अमित शाह गोपनीय काम करते हैं। देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों, मतलब मोदी जी और अमित शाह की ब्रेन मैपिंग करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में कोई भी खबर तभी बाहर निकल पाती है जब ये चाहते हैं, अदरवाइज खबर बाहर निकल नहीं पाती। कांग्रेस के रिजीम में नेता भी खबर बांट देते थे और अन्य जगह से खबरें सर्कुलेट हो जाती थी, वो लिस्ट कैंसिल हो जाती थी, कैंडिडेट की सूची लिस्ट। बिल्कुल। कांग्रेस में तो बहुत लूप होल्स है इस तरह के। अच्छा देखिए, आप मोदी जी के कार्यकाल में अनेक चीज़ें देखिए। जब मोदी जी कई बार राष्ट्र को संबोधित करने के लिए 8 बजे प्रकट होते हैं, तो अनेक बार किसी को नहीं मालूम था विषय क्या रहेगा। हाँ, अनेक बार किसी को नहीं मालूम था। नोटबंदी वाला इशू है, खासतौर से नोटबंदी की बात कर रहा हूँ मैं। तो नोटबंदी जब 2016 में कितना बड़ा फैसला लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और 8:05 तक तो देश स्तब्ध रह गया कि नोटबंदी होती क्या है। और गाड़ियों के पहिए रुक गए थे, पहिए रुक गए और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि नोटबंदी क्या होती है, अब उन्हें हमारे नोटों का क्या होगा। उसमें गोपनीयता की बात कर रहे हैं अपन, नोटबंदी तो अलग सब्जेक्ट है। गोपनीयता इतनी बड़ी कि यदि सपोज कीजिए आरबीआई के कुछ वो लोग जो रहे होंगे कॉन्फिडेंस में रहे होंगे, वित्त मंत्रालय के कुछ लोग कॉन्फिडेंस में रहे होंगे, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। गोपनीयता में थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। बजट को देख लीजिए आप, जब भी हमारे यहाँ बजट बनता है तो उन लोगों को बंद कमरे में बजट बनाने के लिए जो भी टॉप ऑफिसर बजट बनाते हैं वित्त मंत्रालय के, उनको एक रूम के अंदर मतलब उनको कैद कर दिया जाता है, मान लेते हैं, क्योंकि बजट बनता है। बजट की खबरें लीक हो जाए तो मार्केट स्पेकुलेट हो सकता है, मार्केट उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ले सकता है। तो ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं जो गोपनीय का विषय पे, इनकी सिक्रेसी, प्राइवेसी, गोपनीयता बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर से ये गुजराती में जब बात करते हैं तो दूसरा आदमी समझ नहीं पाता है। हाँ, ठीक है, आपने बताया कि गुजराती में बात की तो हाँ, तो गुजराती में संवाद करते हैं तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इनकी अच्छा इस लेवल पे इनका अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी इस लेवल की है कि कौन सी बात किसके सामने कौन सी भाषा में करनी इनको मालूम है। और आप देखिए कई बार संसद में भी किसी प्रकार का गतिरोध या विरोध होता है तो ये बहुत लंबे समय पेशेंस रखते हैं, उसके बाद आक्रामक होकर जवाब देते हैं किसी विषय का देते हैं। तो ये बहुत गोपनीय रूप से इनके काम करने की रणनीति का स्टाइल है इन लोगों का। ये एक और महत्वपूर्ण सवाल ये सामने आता है कि क्या बहुत कम उम्र के व्यक्ति को, नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये सफल है या असफल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत कॉल है, पार्टी का कॉल है कि उन्होंने किस आधार पर इसको डिसाइड किया है। मैं यदि एज ए एनालिसिस उसको देखूं तो मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। आज के टाइम में चूँकि सरकार में भी वो पार्टी है तो उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन बड़ा हो जाता है, और जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो उसका भी अपना एक स्टॉलवर्ड पोजीशन और हाइट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नितिन नवीन को लेकर मेरी कोई पर्सनल रिमार्क या कमेंट नहीं है कि कितने मैच्योर्ड हैं कितने इमैच्योर्ड है, क्योंकि मेरा उनसे कोई लंबा इंटरेक्शन 4 बार के विधायक हुआ नहीं है। लेकिन 4 बार का विधायक होना हमारे पास राजनीतिक रसूख के परिवार के, क्योंकि उनके पिताजी भी कई बार एमएलए रहे, और मेरे पास जो जानकारी है उनके बारे में राजा भाई वो बताता हूँ मैं आपको कि बहुत ही धीर गंभीर हैं। इंदौर से भी उनका एक तगड़ा कनेक्शन है, जो आने वाले वक्त में मैं भी मोदी जी और अमित शाह की तरह भी गोपनीय रखता हूँ उसको। वेरी गुड, कि उनके नितिन नवीन के बारे में मेरे पास कई बार इन्फॉर्मेशन आती रही एक सामान्य विधायक और मंत्री के रूप में। अभी जब बिहार सरकार वापस बनी फिर से, तो ये कहा गया कि वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन पुराने ही डिप्टी सीएम दोनों रिपीट कर दिए गए। तब भी नितिन नवीन ने कहा था कि पार्टी ने कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, और मिनिस्ट्री उनको फिर से वापस वही दे दी गई थी जो पिछली बिहार सरकार में थी। PWD में। तो नितिन नवीन को लेकर 2 बातें तो बहुत साफ है कि वो बेहद ईमानदार हैं और सक्षम परिवार से भी हैं, और राजनीतिक अनुभव उनका खासा है। उम्र भले ही कम हो,
इतनी जानकारी मेरे पास जरूर है। नहीं नहीं, देखिए आपकी जानकारी दुरुस्त भी है, आपकी जानकारी को मैं इंडोर्स भी करता हूँ कि आपकी जानकारी पुख्ता है। विषय केवल ये है कि जब आप विराट और सचिन को रिप्लेस करते हो, हाँ, तो छठे या सातवें नंबर के बैट्समैन से करते हो, का ये देखा जाता है, या आठवें नंबर के बैट्समैन से करते हो, ये देखा जाता है राजेश भैया, कि नितिन नवीन को देश जानता नहीं था इसके पहले, मतलब जब तक नाम अनाउंस नहीं हुआ, हाँ। देश नहीं जानता, बिहार के लोगों को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो नितिन, ये सरप्राइज़ है ना कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कम उम्र के हैं, बिहार से हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ये सब बातें तो ठीक ऑन रिकॉर्ड हैं, सबको मालूम है। लेकिन उसके चयन करने के पीछे जो हेतु है उसको समझना होगा कि भाई एक जिसको कहा जा रहा है ना कि जनरेशन शिफ्ट हो रही है, पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाह रही है, ठीक है। तो ये संदेश कई जगह मुझे थोड़ा जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड दोनों लगता है। क्या होता है, देख, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोजीशन को रिप्लेस करते हो ना, तो अभी तो नितिन नवीन को तकरीबन 6 महीने तो इन देवताओं को पूजने में लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो देवता है ना, उनको पूजने में लग जाएंगे, सबके घर जा जा के धोख देना और सबको प्रणाम पाती करना कि भाई साहब मैं हूँ नितिन नवीन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीनियर लोग बहुत है ना। नहीं, लेकिन राजे भाई, इसको मैं अपने राजनीतिक एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा टर्न आउट करता हूँ। जिसको मोदी और अमित शाह बनाते हैं उससे सब सावधान रहते हैं। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लो, या भजनलाल जी को देख लो, या छत्तीसगढ़ में देख लो, सारे मंत्री छटपटाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। और दूसरा, मुख्यमंत्री के खिलाफ अमित शाह और मोदी से भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। नहीं, आपकी बात सही है, देखिए, क्योंकि बनाया किसने है? बॉस ने। अभी पार्टी कौन चला रहे हैं? 2 लोग। तो इसलिए राजा भाई यहाँ थोड़ा सा जल्दीबाजी है कि नितिन नवीन कौन? नितिन नवीन के साथ यदि किसी ने हल्की सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो रिपोर्ट जाएगी सीधी अमित शाह और मोदी को। नहीं, देखिए, इस बात छेड़खानी की है ही नहीं, बात आइडेंटिटी क्राइसिस की है। दोनों अलग अलग विषय हैं। आप जिस पे बात कर रहे हो, देखिए, चयन चाहे मुख्यमंत्रियों का हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, मोदी जी और अमित शाह का ही चयन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कोई दूसरा आदमी हिम्मत भी नहीं करता। इसमें देखो क्लियर कट फार्मूला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विषय ये है कि नितिन नवीन से उम्र में सीनियर लोग बहुत है अभी भारतीय जनता पार्टी में, और नितिन नवीन को जो भूमिका मिली है वो भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिली है। तो इन सब के ऊपर पोजीशन वाइज संवैधानिक रूप से सबके ऊपर, लेकिन उम्र में काफ़ी बहुत से बड़े लोग इनके पास हैं। तो उनको, मतलब नितिन नवीन को 4-6 महीने तो अपनी इस परिक्रमा में लग जाएंगे, भले ही मिलने कोई भी जाए या किसी से मिलने जाए, वो एक टाइम, आज सपोज कीजिए राजनाथ सिंह बन जाते, फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए शिवराज सिंह चौहान बन जाते, तो वो पहले दिन से इस्टेब्लिश हैं, पहले दिन से ही उसमें आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राजा भाई, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी आज साझा करता हूं आपसे। अभी चल रहा है JNG का मामला, और देश की महिलाओं के वोट तो लाडली बहनाओं के जरिए कवर कर रही है बीजेपी, और युवाओं का ध्यान खींच रही है एक युवा अध्यक्ष को बना के। तो जिस उम्र का जो है युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनता है इनकी पार्टी में, जिसके लिए एज लिमिट 40 साल है ना, उससे 5 साल बड़ा युवा जो है अध्यक्ष बना के बीजेपी ने JNG की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो प्रमाणिक सत्य जो आप कह रहे हो कि युवाओं का संदेश, इसके एक और वैल्यू एडिशन करता हूँ आपके विचार को मैं। क्या होता है, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, उसको ये उम्मीद लग जाती है कि हमारा नंबर भी लग सकता है। हाँ, आम कार्यकर्ता ये कहता है कि मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ तो मैं नगर अध्यक्ष भी बन सकता हूँ, हमारा नंबर कभी भी लग सकता है, यदि मैं पिछली पंक्ति में बैठा हूँ हम पे भी नजर पड़ सकती है। क्योंकि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ भी लगातार बोल रही है। हालांकि परिवारवाद में तो खुद ही परिवारवाद है ये। हाँ। ये परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पे बात करने का मौलिक अधिकार नहीं बचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को करप्शन पे बात करने का भी मौलिक अधिकार नहीं बचा है। डबल इंजन की सरकार सब उन लोगों से चल रही है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में कई जांचें चल रही थी, उनको दीनदयाल भवन के गंगा घाट पर लाए, स्नान ध्यान कराया, उनकी शुद्धि कराई, और गठबंधन की सरकारें बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी को इन्फ्लेशन और करप्शन दोनों पे बात करने का मॉरल राइट तो नहीं है। कांग्रेस तो पहले से निकृष्ट थी, है और निकम्मी थी, इसके कारण तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। हाँ। मैं हमेशा कहता हूं कि विपक्ष के निकम्मेपन के कारण कोई भी सरकार सर्वाइव करती है। बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष जितना निकम्मा होता है उसके कारण उस पार्टी को अभयदान मिल जाता है। राहुल गांधी अभी संसद छोड़ के और विदेश चले गए, जर्मनी में घूम रहे हैं वो, ठीक है। तो विषय ये नहीं है, तो विषय ये परिवारवाद, वंशवाद तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब परंपरागत चल रहा है और बढ़िया तरीके से चल रहा है, इसलिए इनको इस पर बात करने का अधिकार बचा नहीं है। अब हम उन नेताओं की बात कर लें राजा भाई, जो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे थे, वो खास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज मामा जी। बिल्कुल, जब वो एक सुरक्षा बढ़ाई गई किसी कारणवश,
तो ऐसा कहा गया कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, और फिर ये कहा गया कि और भी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि अकेले शिवराज जी की। तो भूपेंद्र यादव से लेके तमाम नेताओं के नाम थे जो इस दौड़ में थे। महाराष्ट्र के एक बीजेपी नेता का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो भी दौड़ में थे, विनोद तावड़े। विनोद तावड़े जी। तो इस तरह के जो तमाम नेता थे बेचारे, इन सबके तो सपने अधूरे रहे। तो मैं आपको नाम गिनाता हूँ ना सिलसिलेवार कि किन 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 के घुंघरू बंधे हुए थे। मामा का क्या होगा? तो मैं आपको सिलसिलेवार करता हूँ, घुंघरू किस किस के बंधे हुए थे, लंबे समय से बंधे थे, संघ में कौन कौन लॉबिंग कर रहा था, वो सब बताता हूँ आपको। शिवराज सिंह चौहान नंबर 1, भूपेंद्र यादव नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान नंबर 3, मनोहर लाल खट्टर खुद नंबर 4, विनोद तावड़े नंबर 5, सुनील बंसल नंबर 6, प्रहलाद जोशी नंबर 7, 2 साउथ की महिलाएं, पुरंदेश्वरी, जो मुझे एग्जैक्टली नाम, हाँ 2 नाम हैं, वो अलग थे। ये तो वो लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड नाम चल ही रहा था, छप ही रहा था कि इनमें से कोई भी बना दिया जाएगा। लेकिन जैसे बिहार चुनाव खत्म हुए, तब मैंने कहा कि अब भूपेंद्र यादव की संभावना शून्य हो चुकी है, क्योंकि यादव फैक्टर अब वहाँ पे, चूंकि बिहार चुनाव हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश को लेकर आप इस यादव की आवश्यकता नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा एक बात कहता हूँ राजेश भाई, कि जहाँ योगी जैसा ब्रांड हो वहाँ कोई सा भी कास्ट इक्वेशन मैटर नहीं करता। योगी अपने आप में ब्रांड है, हारे तो उसके बल पर, जीते तो उसके बल के ऊपर। देश में मोदी और यूपी में योगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने शिवराज जी का जिक्र किया। शिवराज जी लंबे समय से प्रयासरत तो थे कि मेरी लॉटरी लग जाए यहाँ पे, हाँ। और संघ के माध्यम से उनके अपने एफर्ट्स भी जारी थे, और कई उन्होंने अन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क में थे कि कैसे जैसे तैसे, क्योंकि शिवराज जी के साथ प्लस पॉइंट क्या है, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस उनको बिल्कुल नहीं है, प्लस उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है काम करने का, उनका कनेक्ट बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं से, उनका संवाद शैली बहुत अच्छी है, उनका वाक चातुर्य बहुत अच्छा है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक रिक्वायर्ड चीज़ें वो सब उसमें फुलफिल हो रही थी। और मामा ऐसा ब्रांड है कि 1000 किलोमीटर दूर भी किसी को बोलो मामा, तो आदमी कहता है शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हो आप। हाँ। तो शिवराज जी का 20 साल का मध्य प्रदेश का जो टर्म रहा है ना, उन्होंने अपने आप को इतना स्टेब्लिश कर लिया ब्रांडिंग में कि देश भर के अंदर उनको लोग शिवराज मामा के नाम से अभी भी सोशल मीडिया पे सर्वाधिक रील तत्काल यदि किसी की चलती है तो शिवराज मामा की चलती है। तो देखिए पॉलिटिकल उनको राजनीति करना आती है, और राजनीति में जो 2-3 चीज़ें खास तौर से रिक्वायर्ड होती है कि सेल्फ प्रोजेक्शन, खुद का प्रोजेक्शन कैसे बेहतर हो, वो शिवराज जी करते हैं। आप क्या सोचते हो उसकी परवाह भी नहीं करते हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति सामने वाले की परवाह नहीं करता है, अपने प्रोजेक्शन पर ध्यान देता है, वो सक्सेस भी होता है। दूसरी बात, शिवराज जी उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी उनसे उन लोगों को भी, कि इसलिए हो सकता है क्योंकि एक अभी शिवराज जी एक तो बहुत ही यंग में नहीं आते हैं, तो बुजुर्ग में भी नहीं आते हैं, हाँ। मिडिल एज में आते हैं शिवराज जी, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर था कि शिवराज जी यदि बनते हैं तो एक कनेक्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा माना जाए। एक बात ये भी लोगों ने जोड़ दी थी उनके फॉलोअर्स ने कि बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत करने में भी वो तालमेल बिठाने में माहिर है। नहीं देखिए, इसमें 2 नाम हैं, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ बेटे की शादी में राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेके सबको इकट्ठा कर लिया था। देखिए शिवराज जी के साथ हमेशा ये प्लस पॉइंट रहा है, अपन ने 20 साल से उनको ये देखा है तकरीबन 2 दशक तक, कि बहुत ही मतलब बैलेंस्ड है वो। उनको लेकर कभी आपने ये इमेज नहीं बनाई 20 साल के अंदर कि वो उनका कोई कम्युनल इमेज बनी हो। एक बात, कम्युनल इमेज उन्होंने बनाई, कई बार बुलडोजर दुश्मनी और कुंठा वाला मामला भी नहीं, बिल्कुल, कई बार बुलडोजर इमेज जरूर बनाई लेकिन कम्युनल इमेज नहीं बनाई, और रिवेंज पाल के भी नहीं करा राजनीति को, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, ठीक है। इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी की अलग है, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। प्लस शिवराज जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो दूसरों को भी एकोमोडेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उनकी शालीनता, सहृदयता, कई जगह संवेदनशील बहुत है वो। नितिन नवीन का जिस तरीके से एक पदार्पण हुआ है, उसमें उन लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी कि हमारा नंबर कभी भी लग सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो सरप्राइज और पर्ची एलिमेंट्स या लॉटरी से सिस्टम से आए हुए मुख्यमंत्री या अन्य पदस्थापना हुई है, उनमें एक उम्मीद जाग जाती है कि हम हमारे पर न जाने किसकी निगाहें होगी, कब हमारा भाग्य जाग जाए। एक आखिरी सवाल कि जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 के ऊपर चले गई है, अब उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, और उनको ये मान लेना चाहिए कि अब 65 क्रॉस होते ही हमारा टिकट किसी भी दिन कट जाएगा और हम मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो देखिए सैद्धांतिक रूप से जब तक मोदी जी खुद इसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि 75 प्लस हो चुके हैं, ठीक है, यदि खुद पालन नहीं कर, मोदी जी को आज चुनाव लड़ा लीजिए, वो तो मतलब रेडी बैठे हैं अगले 5 साल के लिए। तो आप जब खुद उसका आचरण का पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको अंडरलाइन करके इस क्राइटेरिया के ऊपर लोगों को टिकट काटने का मॉरल ग्राउंड तो नहीं बचेगा। फिर आपके एक्सक्यूजेस कुछ भी हो कि मोदी जी के कारण वोट मिल रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे वोट मिल रहे हैं। आप उम्र की बात कर रहे हो, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप उम्र की बात कर रहे हो तो मोदी जी कुछ 75 प्लस हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कई ऐसे नेता हैं जो अभी बरकरार हैं और आने वाले समय में बरकरार रहेंगे। अदरवाइज़ बगावत के स्वर अंदर ही उभर जाएंगे कि आप 75 प्लस हो, आपको फिर 2032 तक चाहिए कुर्सी और हमारे टिकट काटे जा रहे हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बगावत के सुर देखिए, आदमी तब तक बर्दाश्त करता है जब उसको लगता है कि मेरा सर्वाइवल इफेक्ट हो रहा है। तो आज कोई भी व्यक्ति मुखर होने में टाइम नहीं लगाता है। मतलब 1 सेकंड का सब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ। उज्जैन में एक विधायक ने मुखर हुआ कि नहीं हुए? हाँ, मोहन जी के खिलाफ हुए ना वो, और वो मोहन जी के सबसे नियरेस्ट मतलब साथ रहने वालों में से है ना, ऐसा तो नहीं कोई बाहर का विधायक है। बिल्कुल। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं मुखर हो ही जाता है जब उसको लगता है कि मेरे सर्वाइवल पे कोई सवाल खड़ा हो रहा है। तो 75 का क्राइटेरिया तब माना जाएगा जब मोदी जी खुद इसका पालन करेंगे। बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा हुई और अब इस तरह की चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।